नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज नए दिन के साथ में नए शुरुआत करते हैं हम हमारे नए लेसन की। और नया लेसन का नाम है हमारा, कहाँ चला गया भाई, हमने खनिज वाला चैप्टर पूरा कर लिया था और आप सब लोगों ने आंसर भी दिए खनिज वाले चैप्टर के। आज हमारा विनिर्माण उद्योग चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। उद्योगों में से ज़्यादा तो नहीं आते, बट एक दो क्वेश्चन तो पक्का हमें मिल ही जाते हैं ना। तो बता दूंगी कौन से उद्योगों में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो खनिज से कोरिलेट करके इनमें से क्वेश्चन मिलते हैं, फिर भी चलो पढ़ते हैं। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ में बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय, मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी हुई थी। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने उसे समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं और छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं, और दीप जैसी जो व्यक्तिगत और कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में सामग्री, ये चीज़ें बनाई जाती है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, क्या आप इन उद्योगों के बारे में जानते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। आखिर इस विनिर्माण शब्द का अर्थ क्या है? कच्चा पदार्थ मतलब कोई भी वह चीज़ जो हमें कृषि से या मतलब प्रकृति से प्राप्त होती है और उसको हम प्रोसेस्ड करके कुछ अधिक उपयोगी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कि कागज से हम लकड़ी बना देते हैं, चीनी हम चीनी सॉरी कागज लकड़ी हमें नेचुरल प्राप्त होती है, उससे हम कागज बनाते हैं। गन्ना जो हम उगाते हैं उससे हम चीनी बनाते हैं। लोहा इस्पात, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, पृथ्वी से हमें लोहा जो मिलता है वो ओरिजिनल वैसा लोहा नहीं होता जैसा हम यूज़ करते हैं। तो उसको हम विभिन्न प्रकार से प्रोसेस्ड करके, जैसे उसमें मैग्नीज मिला के और उसमें बहुत सारे उसका प्रगलन करके लोहा अयस्क बनाते हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम बॉक्साइट अयस्क से हम क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योगों में बनता है? मतलब आजकल के जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, पहले सिर्फ कपास से ही बनते थे, लेकिन आजकल के फाइबर्स जो होते हैं वो नकली फाइबर्स होते हैं, मतलब प्लास्टिक से बनाए जाते हैं ना। और हमारे बहुत सारे कपड़े इन्हीं रेशों से बने हुए होते हैं। इसलिए जो रियल रेशम है, इनकी उत्पाद जो है, उनका जो मतलब डिमांड जो है वो कम हो गई, क्योंकि वो बड़ा कॉस्टली भी होता था, बहुत कम में मिलता है। लेकिन कृत्रिम रेशा तो हमें हर कहीं मिल जाता है, आसानी से उत्पादित भी किया जाता है। ठीक है। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। तथा स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। तो कह रहा है विनिर्माण उद्योगों में द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति काम करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 सेक्टर होते हैं। मोस्टली तो हम 3 सेक्टर मानते हैं, लेकिन फिर भी 4 सेक्टर होते हैं और 5 भी होते हैं, लेकिन 4 तो हमें पता होना चाहिए। पहला होता है प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाएं। इसमें क्या आता है? कृषि आता है, इसमें पशुपालन आता है, इसमें शिकार आता है, इसमें मत्स्य पालन आता है ना। जो हम अपने आदिवासी टाइम पे करते थे, मतलब जब हमारा समाज बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, उस टाइम पे हम जो काम करते थे, कृषि तो हालांकि अभी भी करते हैं, लेकिन पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन, है ना, वनों से उपज एकत्रित करना, इस तरह के काम जो है वो फर्स्ट में आते हैं। सेकंड, द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आते हैं? जब हम फर्स्ट से प्राप्त उत्पादों को विनिर्माण विनिर्माण कर देते हैं, का रूप चेंज करके दूसरी तरह की चीज़ बना लेते हैं। जैसे पहले में हमने कृषि में टमाटर उगाया, दूसरे में हमने टमाटर से टमाटर सॉस बना लिया। अब सॉस ऐसे तो है नहीं घर पे बन जाएगा, हमने उसको परिष्कृत किया, विनिर्मित किया। तो दूसरे में आप ऐसे याद रख सकते हो, विनिर्माण आता है। जैसे पहले में हमने लकड़ी मिली हमें वनों से, हमने उसका फर्नीचर बना दिया, है ना। इस तरह से जो द्वितीय क्रियाएं होती है उसमें आता है विनिर्माण, मतलब प्रथम में प्राप्त क्रियाओं का रूप चेंज करके उन
उनसे और अधिक तरह के उपयोगी पदार्थ बना लेना। तीसरे में आती है सेवाएं। सेवाएं मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रीशियन हो गया, एक टीचर हो गया, एक चिकित्सक हो गया, ये सभी जो अपनी सेवाएं देते हैं जैसा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आप लोगों को अपनी सेवाएं देती हूँ और बदले में कुछ पेमेंट प्राप्त करती हूँ, मुफ्त में नहीं देती सेवाएं। जब आप लोगों को मुफ्त में देती हूँ, लेकिन जब स्कूल में जाती हूँ तो उन लोगों को जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसके बदले में एक पेमेंट प्राप्त करती हूँ, है ना। तो ये होती है सेवाएं कि हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को मतलब दूसरों ज्ञान का उपयोग दूसरों को सर्विस देने में कर रहे हैं। तो थर्ड सेक्टर में सेवाएं आ गई। और फोर्थ सेक्टर में आती है अति विशिष्टीकृत जो सेवाएं होती है, जैसे हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए, है ना, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ हो गए, हमारे देश के साइंटिस्ट हो गए, है ना। तो बहुत बड़ी जो अधिक प्रकार की सेवाएं हैं, विशिष्टीकृत सेवाएं हैं, वो किस में आती है? फोर्थ में आती है। तो यही इसने बताया है कि द्वितीयक विनिर्माण में द्वितीय प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं और यहाँ पे द्वितीयक में लगे हुए श्रमिक ही इस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। जितने ज़्यादा किसी देश में इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होंगी, उतना ज़्यादा उस देश का विकास अच्छा होगा। यह एक मतलब शाश्वत सत्य ही बात है कि जितना ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री है तो मतलब उत्पादन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उत्पादन हो रहा है, मतलब सामान बिक भी रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं, तो जीवन स्तर भी ठीक ठाक पाया जाएगा। अब है विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की विशेषता, आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग में न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। मतलब कृषि को तो दूसरी दिशा प्रदान करते ही हैं। कृषि से जैसे हमने गेहूं उगा लिया, चावल उगा लिए, चीनी गन्ना उगा लिया, टमाटर उगा लिया। अब अगर हमारे पास विनिर्माण नहीं होगा तो हमें उतना ही पैसा मिलेगा। जैसे कि गेहूं की एक बोरी मान लो 1300-1400 में बिक गई, उतनी बिक गई, लेकिन उसी गेहूं के हमने बिस्किट बना दिए विनिर्मित करके, उसी गेहूं के हमने ब्रेड बना दिए, उसी गेहूं के हमने ओट्स बना दिए, तो उनका मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। क्योंकि कृषि से तो सिर्फ किसानों को ही रोजगार मिल रहा था ना, लेकिन हम जब एक फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री में जो मशीनें जहाँ से बनकर आ रही है वहाँ भी रोजगार मिल रहा है। इसके बाद में सामान जहाँ पे बिकने जा रहा है बाजारों में, वहाँ भी रोजगार मिल रहा है। तो हर जगह मतलब देश में रोजगार उपलब्ध करवाकर हमारी जो कृषि पे डिपेंडेंसी है वो कम करते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ गन्ना उगाया और बाजारों में बेच दिया, ये हमारी प्राथमिक क्रिया हो गई। लेकिन हम जब गन्ने से चीनी बनाने लगते हैं, हमने एक मिल स्थापित की, मिल में जो मशीन आई वो भी तो कहीं से बन के आई है ना, तो वहाँ लोगों को रोजगार मिला। फिर हमने मिल में कितने सारे लोगों को काम पे रख लिया, फिर हम चीनी उपजा रहे हैं, फिर चीनी को बेचने के लिए जा रहे हैं, तो कितने सारे लोगों को रोजगार दिया। तो इस तरह से हमारी कृषि पे डिपेंडेंसी क्या करते हैं, ये द्वितीयक व्यवसाय कम करते हैं, है ना। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। मतलब औद्योगिक विकास अगर होगा तो बेरोजगारी और गरीबी कम होगी। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। पिछड़े क्षेत्रों में जाके हमने उद्योग इसीलिए लगाए कि असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। मतलब शहरों के लोग इतने अमीर होते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास में रोजगार होता है, जबकि बेचारे जो जनजातीय लोग हैं वो गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में रोजगार नहीं होता। इसलिए हमने वहाँ जाके भी मतलब इंडस्ट्रीज लगाई। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो जो हम वस्तुएं निर्मित करते हैं द्वितीयक व्यवसाय में, विनिर्माण में, उनसे हम निर्यात भी तो करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सारी इंडिया में ही खपत कर देंगे, निर्यात भी तो करेंगे। इसलिए देश की विदेशी मुद्रा जो है, हम निर्यात करेंगे तो हमारे पास में विदेशों के पैसे आएंगे, तो विदेशी मुद्रा भी हमारी बढ़ेगी। वे देश ही विकसित देश हैं जो कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, और भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। तो दोस्तों, वो देश ही विकसित देश कहलाते हैं जो अपने कच्चे माल को उसका रूप कन्वर्ट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट करके फिर बेचते हैं। अगर हम डायरेक्ट कच्चा माल बेच रहे हैं तो हम विकसित देश नहीं, विकासशील देश कहलाएंगे। जो हम अंग्रेजों के ज़माने में थे, अंग्रेज हमसे क्या कहते थे? नील की खेती करो, नील हम ले जाएंगे, और फिर वहाँ से जो नील बनाकर वो लाकर हमारे यहाँ पे बेचते थे। तुम तो कपास की खेती करो, कपास हम ले जाएंगे, रुई
निकाल के ले जाते थे और कपड़े वहाँ से लाकर बेचते थे। तो हम उस टाइम पे क्या थे, हम उस टाइम पे अविकसित देश थे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सिर्फ कच्चा माल वो उपजाते और लेकर चले जाते। हमारे पास में विनिर्माण करने के लिए इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, वो उन्होंने बनने ही नहीं दी, जो थी उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर हम कच्चा माल भी उगा रहे हैं और अगर जो कच्चा माल हमारे पास नहीं है वो हम विदेशों से खरीद कर ला रहे हैं, हमारे देश में इंडस्ट्रीज स्थापित कर रहे हैं और यहाँ से हम सामान बना बना के, अधिक मूल्य की वस्तुएं बना बना के उसे कच्चे माल से विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? विकसित देश कहलाएंगे। वर्तमान में भारत अच्छा खासा विकास कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें, मेक इन इंडिया जो अभियान है वो गवर्नमेंट ने इसीलिए चलाया था कि हमारे देश में चीज़ें निर्मित करो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें विदेशों से खरीदते थे, जैसे कि चाइना से खरीदते थे और अमेरिका से खरीदते थे। लेकिन अब जब से 2014 आया है, नई सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि हमारे देश में चीज़ें विनिर्मित करें ताकि देश का ज़्यादा विकास भी हो और लोगों को रोजगार भी मिले। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि में पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है और इनके द्वारा निर्मित माल जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, औजार, उर्वरक आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास और स्पर्धा से न केवल कृषि के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के इस युग में उद्योगों को केवल प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम विनिर्माण पे जोर देंगे तो कृषि को हम भूल जाएंगे। ये कह रहा है कृषि और विनिर्माण उद्योग एक दूसरे से मिले हुए हैं। मतलब कृषि से जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको अगर हमारे पास में उद्योग है तो उन्हीं का तो मूल्य हम बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हमारे पास में अच्छे उद्योग है तो हमें कृषि के लिए भी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पाइप, उर्वरक, दवाइयाँ वगैरह मिलेंगी। जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतनी ही तो सस्ती मिलेंगी। मान लो एक ही उद्योग है पाइप बनाने का, अब वो चाहे जिस दाम में बेचे हमसे, है ना, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज है पाइप बनाने की, तो किसानों को भी तो सस्ता मिलेगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन ये कह रहा है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के इस एज में ना केवल हम सामान बना लें कि हमने कृषि भी हमारे ठीक ठाक होती है और इंडस्ट्रीज भी हमने ठीक ठाक लगा ली, अब हम भाई साहब भर के सामान बेचेंगे, तो ना भाई, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे पास में क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी बेटर होगी तभी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन है तो लोग सिर्फ पैसा ही नहीं देखते, क्योंकि आजकल लोगों के पास में खूब पैसा है, क्वालिटी भी देखते हैं। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आपने बहुत सारे, जैसे कि अमेज़ोन यूज़ किया होगा, फ्लिपकार्ट यूज़ किया होगा, आपने मियंत्रा यूज़ किया होगा, आपने मीशो यूज़ किया होगा, है ना। मतलब मैं बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, और जैसे मेरे फैशन की या कपड़ों की शॉपिंग ज़्यादा होती है ना, उन चीज़ों में बता रही हूँ। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दूसरी घरेलू शॉपिंग और मतलब ये जो गैजेट्स वगैरह के लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे फिर भी ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती है। फैशन की वजह से इस हिसाब से बता रही हूँ। मियंत्रा इन सब में बेस्ट है ना, कि अगर हमें लेटेस्ट कुछ चीज़ें खरीदनी है जैसे टॉप्स वगैरह, जीन्स वगैरह, है ना, तो हम मियंत्रा से सर्च करेंगे। और मीशो एक ऐसा ऐप था जिस बड़ी सस्ती चीज़ें मिलती, बहुत ही सस्ती। जैसे कि एक मतलब कुछ भी ले लो, एक टी शर्ट यहाँ पे अगर मिंत्रा पे 700 रुपये की दिखा रहा है तो यहाँ पे हमको 300 रुपये की मिलेगी। और शुरू शुरू में मीशो ने, और शायद अभी भी कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी किया और मेरे को भी किया। मैंने भी 4-5 चीज़ें एक साथ, जब शुरुआत में मिंत्रा से एक आध चीज़ें, मीशो से एक आध चीज़ें मंगाई और मुझे ठीक लगी। उससे पहले मैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से खूब शॉपिंग कर चुकी थी, तो इससे मुझे ठीक ठाक लगी। फिर मैंने क्या किया कि 4-5 चीज़ें एक साथ, जैसे सूट ही थे वो, 4-5 सूट्स एक साथ ऑर्डर किए मीशो से। अब उन सूट्स में क्या, बड़े अच्छे सूट्स, उनका बढ़िया दुपट्टा है और बढ़िया फैब्रिक वगैरह सब दिख रहा था, मैंने मंगवा भी लिए। अब जब वो सूट आए तो उन सूटों में दिक्कत क्या थी, उनकी कुर्ती तो बड़ी अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक फैब्रिक था। अब उनके जो पैंट वाला फैब्रिक आता है वो इतना ख़राब था, इतना ख़राब, और उनके जो दुपट्टे थे वो प्रिंट तो वैसा ही था जैसा फ़ोटो में दिखा रखा था, बट उनका फैब्रिक जो था वो बड़ा ही ख़राब था, है ना। लेकिन मैंने फिर भी चलो उनको बनवा लिया। अब वो चीज़ें मैंने एक बार भी, किसी को तो शायद एक बार भी नहीं पहना और किसी को एक आध बार पहना होगा, और छुआ भी नहीं कभी, है ना। तो उससे क्या पता चलता है कि हम सस्ते के चक्कर में क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते। मुझे जब, मतलब हम जब, क्या होता है कि चलो स्टूडेंट लाइफ या फिर स्ट्रगल लाइफ में तो अपन कुछ भी पहन लेते हैं। जब हम
ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो हम क्वालिटी से इश्यू नहीं करते। स्टूडेंट लाइफ में तो मैं भी वही जाती थी, 100 रुपये में जहाँ पे टी शर्ट मिलती है वहाँ पे जाती थी, है ना, कि सस्ते से सस्ती चीज़ें। आज भी मुझे सस्ती चीज़ें मतलब लुभाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे सोचती हूँ कि ठीक है यार, क्वालिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज चीज़ें पहनने के बाद में जो लुक आता है वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। मुझे अपने आप में ऐसा फील होता है। तो आजकल मतलब मीशो से शॉपिंग करना मैंने बंद कर दिया। ये मैं किसी का प्रचार और घटाव नहीं कर रही, मैं वो ग्लोबलाइजेशन वाली बात बता रही हूँ कि इफ़ वी हैव डोंट, अंग्रेजी नहीं आती क्यों बोलती हूँ मैं अगर हमें क्वालिटी नहीं मिलेगी तो हम एक दो बार वहाँ से कुछ खरीद के वापस से नहीं खरीदेंगे। ये है ग्लोबलाइजेशन। तो हमें ना सिर्फ सस्ती चीज़ें चाहिए बल्कि हमें अच्छी चीज़ें भी चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये कह रहा है कि गुणवत्ता भी बेटर होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में, अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, कि भारत में उद्योगों का क्या योगदान है। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। ये कह रहा है कि हमारी जीडीपी में टोटल उद्योगों का योगदान 27% है, जिसमें विनिर्माण उद्योगों का योगदान तो 17% ही है। बाकी जो बचा हुआ है वो खनिज गैस और विद्युत का है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 25 से 35% है, मतलब और देशों में ज़्यादा है ना। पिछले एक दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति व्यक्ति की दर से बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% तक अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण का विकास 9 से 10% की दर से प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियां, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है, और इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पेटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना भी की गई है। लेकिन ये बातें कोरोना से पहले की हैं। कोरोना आ गया था, इससे यूँ सोचो कि हम अपने विकास में 5 साल पीछे हो गए हैं। जो इन्होंने 10 साल का वादा किया कि 10 साल में हम उन देशों के बराबर चले जाएंगे विनिर्माण इंडस्ट्रीज़ में, तो अब यह नहीं होगा, बिकॉज ये कोरोना से पहले की किताबें छपी हुई हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कहाँ पे हम एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। दोस्तों, औद्योगिक भूगोल हमारे नेट और स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में अलग से एक किताब चलती है औद्योगिक भूगोल, और उसमें से जैसे वेबर का स्थानीयकरण सिद्धांत है ना, उद्योग स्थानीयकरण का सिद्धांत, एंड मतलब 5-7 तो उसमें थ्योरीज दी गई है। और उसके अलावा यही है कि इंडस्ट्री कहाँ लग सकती है, क्या बेटर सिचुएशन हो सकती है, उसी का छोटा रूप यहाँ 10th क्लास में दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कई बार कोटेशन दे देते हैं कि निम्न में से उद्योग लगाने के लिए सही स्थान कौन सा होगा, इस तरह से। तो उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी शक्ति के साधन और बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। कच्चा माल भी उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ पे श्रमिक भी होने चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, और शक्ति मतलब लाइट वगैरह, ऊर्जा वगैरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ ही बाजार भी पास में होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने जंगल में कहीं उद्योग लगा लिया, फिर बेचने के लिए हम कहीं 100 किलोमीटर का मतलब सफ़र करके जा रहे हैं, है ना, फिर तो वो घाटा हो जाएगा। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव होता है, लेकिन यह भी नहीं है कि सारे फैक्टर्स हमें एक जगह पे मिल जाएंगे। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त होता है जहां ये कारक उपलब्ध हो, अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जा सके। औद्योगिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है, और कभी कभी शहरों में उनके निकट, कभी कभी शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि सारे फैक्टर्स एक जगह मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमें ठीक ठाक चीज़ें मिल जाए। और हम औद्योगिकरण प्रारंभ होने से ही वहाँ पे शहरीकरण, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई, 2-3 लोग ऑटोमेटिक वहाँ पे आके बसना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाता है। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं, है ना, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाहकार आदि उपलब्ध करवाते हैं। नगर अगर पास में होगा तो ये सारी सुविधाएं उद्योगों को उपलब्ध हो जाएंगी। नगर केंद्रों द्वारा की गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर हर एक इंडस्ट्रीज में बैंकिंग, बीमा की भी, परिवहन की भी, श्रमिकों की भी और वित्तीय सलाह है, इन सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हर एक इंडस्ट्री चाहती है कि मैं शहर के निकट स्थापित हूँ, है ना, जिसे क्या कहते हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें हमें पास
के पास मिल जाएं, जिसे समूहन बचत कहते हैं। समूहन बचत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग नगर के पास ही स्थापित होना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। अगर वहाँ पे एक इंडस्ट्री लग गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों में व्यापार पर आधारित थी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। परिणाम तक कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो कि ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे हुए थे। पहले की बात अलग थी, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, उद्योगों की जो उद्योग नहीं लगाते थे अंग्रेज यहाँ पे, हमारा सामान लेके जाते थे। तो ज़्यादातर वो क्या करते थे कि भाई बंदरगाह है, कोई बना लिया, उससे हमारा सामान लेके जा रहे हैं ना, तो वो नगर वही क्षेत्र मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास थे, वही क्षेत्र नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो कि ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश मतलब जिस क्षेत्र पे उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है ना, उसके चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वाले क्षेत्र बिखरे हुए थे, है ना। इसे बोलते थे ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश, मतलब हिंटरलैंड। अब है औद्योगिक बाजार संबंध, इसको थोड़ा लंबा करके दिखाती हूँ। ये देखो, एक कारखाना है। कारखाने से पहले तो याद देखो निवेश, है ना, कि हम निवेश कहाँ करेंगे, जहाँ कच्चे माल वगैरह हो और उत्पादन के घटक मतलब भूमि मिल जाए, श्रमिक मिल जाए, पूंजी मिल जाए। फिर परिवहन भी होना चाहिए, फिर कारखाना लगाएंगे, फिर कारखाने से तैयार माल को बेचना भी है। माल तैयार हो गया, फिर उसके परिवहन के लिए साधन चाहिएंगे, फिर हमें बाजार चाहिएगा, और इसमें भी पूंजी चाहिएगी और इसमें भी पूंजी चाहिएगी। किसी भी उद्योग की अवस्थिति निर्धारण उसकी न्यूनतम लागत, उत्पादन लागत पर निर्धारित होती है। मतलब जहाँ हम उद्योग लगाएंगे, जहाँ पे हमारी लागत न्यूनतम आए, खर्चा कम से कम हो। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। जहाँ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हमें छूट देती है और जहाँ श्रमिक हमें सस्ते से सस्ते मिलते हैं, कई बार हम उस दशा में भी उद्योग लगाते हैं। तो उद्योगों की आदर्श अवस्थिति के लिए इसने 4 फैक्टर्स बताए हैं। एक तो उस स्थान पर कच्चा माल लगाने की या प्राप्त करने की लागत, मतलब एक तो कच्चा माल सबसे, एक जगह तो मान लो हमें कि कपड़ा इंडस्ट्री लगानी है, रुई हमें 500 रुपये की मिल रही है, 300 की, 200 की और 100 की, तो हम कहाँ सोचेंगे यार, जहाँ पे 100 की मिल रही है वहाँ सोचेंगे। उस स्थान पर उत्पादन की लागत, वही उस स्थान पे हमें, चलो रुई तो सस्ती मिल रही है, लेकिन बिजली मान लो वहाँ पे महंगी मिल रही है और श्रमिक वहाँ पे है ही नहीं, तो श्रमिक दूर से लाएंगे तो वो तो बराबर पड़ जाएगी ना। तो इसलिए सारी उत्पादन लागत भी देखेंगे। उत्पादन के वितरण की लागत, चलो हमने रुई भी सस्ती मिल गई, श्रमिक भी किसी गाँव में ले जाके इंडस्ट्री लगा ली। अब ऐसे तो है नहीं गाँव में ही सारा माल बिक जाएगा, अब बाजार वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। अब उसको बेचने की लागत ज़्यादा आ जाएगी, है ना, वितरण की लागत ज़्यादा आ जाएगी। तो उत्पादन के वितरण की लागत भी देखते हैं और उस स्थान पे उद्योग की स्थापना का निर्णय भी करते हैं कि क्या हम यहाँ पे उद्योग लगाएं कि नहीं लगाएं। ठीक है, बाकी हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। देखो आजकल एनसीईआरटीज़ चलती है, एनसीईआरटीज़ में पहले की तरह फैक्चुअल बातें जो पहले हमारी किताबों में होती थी वो कम देते हैं और बच्चों को समझाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब हमने 2 पेज ही पढ़े आज के दिन में और कितना कुछ इसने समझाया है ना, तो समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मतलब बच्चों का दिमाग ऐसे रट्टू तोता नहीं बनाते अपन को, पहले हम कहते थे हमारी एजुकेशन ऐसी है, आजकल समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा देते हैं। तो उसी तरह से हम भी थोड़ा आराम आराम से लेके चल रहे हैं। आई होप कि चैप्टर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और स्टे ट्यून्ड ऑन द सक्सेस विद रजनी। बाय बाय।